इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप, मेरे यानी अक्षिता रावत के साथ। और वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बिहार में एनडीए की धमाकेदार जीत, नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहे मौजूद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीतीश कुमार को शपथ ग्रहण पर दी बधाई, विकास को नई गति देने की उम्मीद। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का भारत इजराइल व्यापार सम्मेलन में बड़ा बयान, भारत भी इजराइल की तरह दुश्मन पड़ोसी और आतंकवाद से झेल चुका है। कर्नाटक के हुबली में रेलवे लेबर सपोर्टर्स एसोसिएशन का धरना, सिद्धरूधर स्वामी जी के नेतृत्व में अपनी समस्याओं को लेकर किया प्रोटेस्ट। पल्स 24 न्यूज, ताकि सच जिंदा रहे। पल्स 24 न्यूज, ताकि सच जिंदा रहे। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बिहार में एनडीए सरकार की धमाकेदार जीत के बाद शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी मैदान में लोगों का अभिवादन किया और अपना खास गमछा लहराकर बिहार के लोगों का शुक्रिया अदा किया। आपको बता दें कि बिहार में एनडीए विधानसभा चुनाव में 2043 में से 202 सीटें जीतकर सत्ता में वापस आ गई है। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य एनडीए नेताओं की मौजूदगी में गांधी मैदान में 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वहीं मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद रामकृपाल यादव ने कहा कि मैं अपने नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि बिहार में विकास की रफ्तार को तेज करने का काम करेंगे। वहीं भाजपा नेता श्रेयसी सिंह ने बिहार के मंत्री के रूप में शपथ ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं जमुई के लोगों को और अपने परिवार के सदस्यों का आभार व्यक्त करती हूं। आज शपथ लेने वाले कैबिनेट में युवा और अनुभवी दोनों तरह के नेता शामिल हैं। अपने नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने बड़ी जिम्मेदारी दी है, और मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं अपने नेतृत्व को कि आपके विश्वास के अनुकूल बिहार को विकास करने में जो आपने प्रारंभ कर दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उस रफ्तार को तेज करने के लिए पूरे बिहार में विकसित बिहार स्वरूप देखे और समस्या का निदान हो सके, उसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। कई यंग चेहरे को भी शामिल किया गया, यूथ लोग को शामिल। हाँ बिल्कुल, महिला और यूथ, यही तो ताकत है, और यही ताकत की वजह से एनडीए पुनः बिहार में सरकार बनाई है। तो उन सबका ख्याल हमारे नेतृत्व ने किया है और सबकी भागीदारी दी है। सर्वप्रथम मैं जमुई की जनता को आभार प्रकट करती हूँ, परिवारजनों को आभार प्रकट करती हूँ
कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद देकर सेवा करने का मौका दिया। मेरे शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय जेपी नड्डा साहब ने, माननीय अमित शाह जी ने, माननीय दिलीप जायसवाल जी ने, सभी लोगों ने हमारे ऊपर इस तरह का भरोसा जताया और मुझे आज इस पद पर, इस मुकाम पर लेकर आए। निश्चित रूप से जो सेवा और ईमानदारी से विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, उसको और आगे ले जाके जमुई से बढ़कर पूरे बिहार के लिए करेंगे। लेकिन जिस तरीके से आप यंग हैं, क्या लगता है कि बिहार और आगे कितने रुपए, क्योंकि मंत्री कई नए यंग चेहरे भी वो भी शामिल हुए हैं? जी निश्चित रूप से मुझे लगता है कि युवा जब जब राजनीति में आगे बढ़ते हैं या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो एक नई सोच और नई ऊर्जा को लेकर आते हैं, लेकिन साथ ही साथ अनुभव के साथ मार्गदर्शन भी होना चाहिए। तो आज जो कैबिनेट आपने शपथ लेते हुए देखा, मुझे लगता है कि युवा जोश और अनुभवी लोगों के साथ भरपूर था। अब यूथ का होता है, जिस तरह यूथ को लगता है कि ऊंचाइयों पर जाएंगे यूथ जिस तरीके से। जी निश्चित रूप से सिर्फ यूथ क्यों, किसान भी, महिलाएं भी बिहार को आगे लेकर चलना है। बिहार में एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीतीश कुमार को बधाई दी और कहा कि मैं नीतीश कुमार और मंत्रिमंडल में सभी लोगों को बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनी है। विकास को और तेज गति प्राप्त हो। पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज एक नई संस्कृति बन गई है। मैं नीतीश जी को और सभी मंत्रिमंडल में सभी मंत्रियों को सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है। विकास जो तेजी से आगे बढ़ा है उसको और तेज गति प्राप्त हो, क्योंकि पूरे देश में आज एक नया कल्चर पैदा हो गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। जहां भी डबल इंजन की सरकारें बन रही हैं वो सुशासन स्थापित कर रही हैं, विकास स्थापित कर रही हैं, पारदर्शिता के मानकों पर चलते हुए नित नए नए आयामों को स्थापित करने का काम एनडीए गठबंधन और डबल इंजन की सरकारें कर रही हैं। बिहार में क्योंकि जिस अपेक्षा से, आशा से बिहार की जनता ने यहाँ पर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है, उसी प्रचंड गति से बिहार का विकास भी आगे बढ़ेगा। मैं सभी को, बिहार वासियों को भी सबको बहुत बधाई देता हूं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत इजराइल व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए दोनों देशों की साझेदारी, चुनौतियों और सुरक्षा हालात पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इजराइल की तरह भारत ने भी कठिन परिस्थितियों और दुश्मन पड़ोसियों का सामना किया है। भारत इजराइल व्यापार शिखर सम्मेलन में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इजराइल की तरह हमें भी मुश्किलों और दुश्मन पड़ोसियों का सामना करना पड़ा है। हमने आतंकवाद और माओवादियों का मुकाबला किया है। उन्होंने कहा कि चुनौतियों के बावजूद भारत आज वैश्विक मंच पर मजबूती से खड़ा है और दोनों देशों की साझेदारी भविष्य में व्यापार और रणनीतिक संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। The fact that your history demonstrates your strength, your courage, your convictions, your commitment, and that fire in the belly, that huge desire to work in such adverse circumstances is truly a remarkable testimony to your achievements, to your capabilities, and to your future. When I read Exodus, I made up my mind I must visit Israel. I don't know what was holding me back, but over the years, somehow you went around the whole world, you never landed up in Israel. And therefore for me it's truly a blessed moment that my good friend Neer has brought me here. And I don't think if it was not for his perseverance, if it was not for his regular commitment to this relationship, the regular phone calls we had, the unhappiness that he would also share with me that I am not reciprocating his lovely visit to India, that finally I was able to come here. I shall forever be indebted to you, my brother. Only I'm a little scared. He served as a company commander
in the Israeli Defense Forces. He was a paratrooper, if I remember correctly. He was a paratrooper. I just hope he doesn't bring that same fighting spirit in our negotiations and discussions. Maybe I should seek somebody's protection here. But friends, India too, in our own way, have converted every crisis into an opportunity. And we've had our fair share of adverse neighbors. We've had our fair share of adversities and hostility around our borders and within our country. We've faced terrorism. We've faced the Maoist, the communist thinking which has held back development in our country. But every time we had a problem, I remember when we first had our nuclear tests at Pokhran, we were sanctioned by the world. But India showed resilience. Our growth post the sanctions was even higher than normal. In the year 1999, the world, or over that 97-99 period, the developed world was very worried about the Y2K bug. I think the more senior people in the room may remember it. The youngsters wouldn't know what the Y2K bug was. But at that point of time, the developed world thought that when the change from 1999 to 2000, the millennia changes, all technology systems will collapse. There's something like asterisks and obliques, the worry that the sky is going to fall on your head. And that gave our IT industry another opportunity to give solutions to the world to address the possible collapse of technology solutions. Nothing happened on 1st January 2000 except that the information technology, the IT industry in India took wings and never looked back since then, and has been at the forefront of providing technology solutions to countries around the world. In 2007-8, we had the global financial crisis. India grew at its highest, fastest ever rate in the years after the global financial crisis. कर्नाटक के हुबली में साउथ वेस्टर्न रेलवे डिपार्टमेंट के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर रेलवे लेबर पोर्टर्स एसोसिएशन के सदस्य धरने पर उतर आए। इस आंदोलन में मुख्य रूप से सिद्धरुद्र स्वामी जी शामिल रहे। बता दें, ये मजदूर सालों से रेलवे स्टेशन पर दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं। पूरे देश में लगभग 19,000 रेलवे मजदूर इसी स्थिति में है। 2008 में इन्हें गैंगमैन के तौर पर नियुक्त किया गया था, लेकिन अब रेलवे विभाग भी इनकी समस्याओं को अनदेखा कर रहा है। दरअसल मजदूरों का कहना है कि रेलवे स्टेशन पर हाल ही में एक इलेक्ट्रिकल गाड़ी शुरू की गई है जिसमें बैग ले जाने की व्यवस्था है, लेकिन उनके पास सुरक्षा या उचित व्यवस्था नहीं है और इसके चलते उनका काम कठिन हो गया है। यही वजह है कि उन्हें रेलवे स्टेशन पर प्रोटेस्ट कर अपना गुस्सा जाहिर किया। आंदोलन के दौरान मजदूरों ने जनरल मैनेजर को पिटीशन भी दी जिसमें उनके समस्याओं को गंभीरता से देखने और उचित समाधान देने की मांग की गई है। मजदूरों का कहना है कि दशकों से दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम कर रहे लोगों को नजरअंदाज करना गलत है, लेकिन अब सवाल ये है कि रेलवे अधिकारी इस प्रोटेस्ट और पिटीशन पर क्या निर्णय लेते हैं और मजदूरों की समस्याओं का समाधान आखिर कब तक होगा। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಂದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೂಲಿ ಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತಾಡೋದು. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 2008ರಿಂದ 2008ರಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಗ್ಯಾಂಗ್ಮೆನ್ ಆಗಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ 16-17 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೂಲಿ ಪೋರ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ಮೆನ್ಗಳಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಏನು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೀವನ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ರೈಲ್ವೆ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಏನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಕೂಲಿ ಪೋರ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರ್ತಿ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ಮೆನ್ ಆಗಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನು ರೈಲ್ವೆ ಮಂತ್ರಾಲಯ BOC
ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿರೋಧಿಸ್ತೀವಿ. BOC ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಲಗೇಜು ಸಾಗಿಸುವನ್ನು ಏನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಲಿ ಪೋಟರ್ಸ್ ನಾವಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವೇತನಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಲಗೇಜ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿರೋಧಿಸ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನು ರೈಲು ಮಂತ್ರಾಲಯ ನಾನಾ ಥರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಬರೀ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರೈಲು ಮಂತ್ರಾಲಯ ಇನ್ನು ಮುಂದಾದರೂ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ನಮಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರೈಲು ಮಂತ್ರಾಲಯ ಏನು ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮವ್ರಿಗೂ ತಲುಪುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವೆಲ್ಲ? ನಾವಿಲ್ಲಿ 70 ಜನ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ 19,000 ಜನ ಕೂಲಿ ಪೋಟರ್ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಏನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೀನಿಯರ್ ಡಿಶಮ್ಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಕೊಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಡೀ ಭಾರತಾದ್ಯಂತ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಂದ್ರು, हुबली एसोसिएशन वाइस प्रेसिडेंट। श्रम मंत्री संतोष लाड ने धारवाड़ जिले के कलघटगी तालुक के विभिन्न गांवों में वाल्मीकि भवनों का शिलान्यास किया और सभी राजनीतिक दलों को चुनाव के बाद एकजुट रहने का संदेश दिया। मंत्री लाड ने कहा कि पार्टी कोई भी हो, हम तभी चुनाव कराएं जब एक चुनाव हो, चुनाव के बाद हम सब एक हैं। धारवाड़ जिले के प्रभारी मंत्री संतोष लाड ने इस अवसर पर 80-80 लाख रुपए के अनुदान से बनने वाले वाल्मीकि भवनों का शिलान्यास किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वाल्मीकि गुरुपीठ रजनहल्ली के प्रसन्नपुरी महास्वामी ने की। मंत्री लाड ने कहा कि ऐसे भवन समाज के विकास, समुदाय को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्होंने सभी नेताओं से आग्रह किया कि चुनाव के बाद भी एकजुटता बनाए रखें। ಅಡಿಗಾಲು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪೀಠದ ಪೂಜ್ಯಗಳು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಲಘಟಗಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು 4 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಯವರು ನಮ್ಮ ಕಲಘಟಗಿಗೆ ಅವರು ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಲಘಟಗಿಯ ಜನತೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿದು 3ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಾಳೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾವರಿಗೇರಿಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಕುರಿನ್ಕುಪ್ಪ, ಒಂದು ಎಲೆವಾಡ, ತಾವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬುದ್ಧಿಯವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ 3 ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೇನು ನಮ್ಮ ಅವಧಿ ಇರುವವರೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇರುವವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಲಘಟಗಿ ಹಾಗೂ ಅಳ್ಳಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇರಲಿ. ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವೇನಿನ 5 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದವರು, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲರಿಗಿದೆ. ಈ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ನಾವೇನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಸರಿಸಮ ಖರ್ಚಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 60,000 ಕೋಟಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮನೆ, ಯಾರು ಕರೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ, ಬಸ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ 2,000 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಕ್ಕಿ ಬದಲು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯುವ ನಿಧಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ 5 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇರಿದರೆ ಒಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 60,000 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಾಗ ಯಾರು ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ದುಡ್ಡು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಮುಕ್ಕಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಮತದಾರರು. ಇದೇನು ಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವತ್ತಾಗಿ? ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಏನು ಫೀ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿರ ಟಿಕೆಟ್? ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿ, ಸುಮಾರು 594 ಕೋಟಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು. ಎಷ್ಟಮ್ಮ? 594 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 2.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕಿರಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. 1,30,00,000 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಗಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. 1-2 ತಿಂಗಳ ಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು,
ಬಟ್ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ನಿರ್ಗತಿಕರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಶೋಷಿತ ವರ್ಗಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಬಡವರು ಶೋಷಿತ ವರ್ಗಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 60,000 ಕೋಟಿ ಆದ್ರೆ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನೋಡ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳ ಸರಿಗೆ ತಾಯಿ, 3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದು? ಎರಡನೇ ಬಾರಿ 45 ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ 100 ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 145 ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಸಂತೋಷ್ ಕಡಪ ಸೇವಕನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕಿರಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಿಷ್ಪಾತವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ನಮ್ಮವರೇ, JDS ಅವರು ನಮ್ಮವರೇ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಮ್ಮವರೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಲ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಳ್ಳಾವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬದುಕ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಿಖ್ ಇಸಾಯಿ ಎಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜದವರು ಒಂದೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೋರಿ ಪುನಃ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಬಂದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. कर्नाटक के धारवाड़ जिले से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। कलघट की शहर में दिन दहाड़े एक पुलिस अधिकारी गरीब वाहन चालकों से पैसे वसूलते हुए कैमरे में कैद हो गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों में गहरी नाराजगी फैल गई है। शाम के समय हलियार रोड पर हुई इस घटना में एक पुलिस अधिकारी ने टाटा एस वाहन चालक को धमकाकर पैसे वसूल लिए। गरीब ड्राइवर से सारे पैसे जबरन लिए गए। स्थानीय लोग और राहगीर इस घृणित घटना को लेकर सख्त नाराजगी जता रहे हैं। कलघट की तालुका में वाहन चालकों से वसूली की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। अब ये सवाल उठ रहा है कि जिला और राज्य स्तर के अधिकारी इस मामले में क्या कार्रवाई करेंगे। कलगट की जिला कलगट की 112 ಗಾಡಿನೇ ಅವ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಿಲ್ಲಿಸ್ ಕ್ಯಾಸ ಇನೋವಾ ಕಾರ್ ಅವ ಏಸಾಯ ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಸರೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಂದ ಕ್ಯಾಸ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳತ್ತಿದ್ದವ, ಅವಂಗ 390 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಯಾಸ ಹೋಗತ್ತಿದ್ದ. ನಾ 390 5 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು 390 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡತ್ತೆ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಲಂಚ. ಚೀಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ರಿ ನನಗೆ. अगली खबर अकोला से है, जहां अकोला में डाबकी रोड के पंचमुखी चौक पर एक युवक को गाड़ी का धक्का लगने की गलतफहमी में बेरहमी से पीट दिया गया। घायल युवक रिजवान हुसैन को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। डाबकी रोड पुलिस ने मामले में 2 भाइयों को हिरासत में लिया है और आगे की जांच जारी है। साईं मंदिर के पास हुई इस घटना में एक हाथ से गाड़ी चला रहे युवक ने विरुद्ध दिशा से आ रहे रिजवान हुसैन को गाड़ी गिराने का दोषी मानकर पत्थर और ईंट से मारपीट की। गंभीर रूप से घायल रिजवान को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। थानेदार दीपक कोहली ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए सीसीटीवी फुटेज की जांच की और पाया कि रिजवान की कोई गलती नहीं थी। गलतफहमी के चलते हुई इस बेरहमी की घटना के आरोप में जय शर्मा और यश शर्मा नाम के 2 भाइयों को हिरासत में लिया गया है। रिजवान हुसैन, इरफान हुसैन, ये पंचमुखी चौक मंदिर के पास से जा रहे थे डाबकी रोड पे कुछ अपने काम के वास्ते। इनको वहाँ पे 2-4 लोगों ने एकाएक घेर के इनको वहाँ पर मारे। एक ने पीछे से उनके सिर पर ईंट मारा, उसके बाद में सब वो मिलके लोगों ने उनको वहाँ पर बहुत बेरहमी से मारे। उनके सर पर बहुत बेकार हमला करे और उसके बाद में उनको ऐसे मरे हालत में छोड़ दिया वहाँ पर। और वहाँ पे सभी लोग थे, किसी ने उनको रुकाया नहीं वहाँ। और ये पूरी जो घटना हुई ये वहाँ सीसीटीवी कैमरा जो है उसके अंदर ये घटना पूरी कैद हुई भी है। को दोपहर 1:30-2 बजे के टाइम में पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट आ गई, खबर आ गई कि साईं बाबा मंदिर के पास में पंचमुखी चौक है, ये चौक में कुछ तो भी 2 विरुद्ध समाज के लड़कों में झगड़े हो रहे। ऐसी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद में पुलिस और स्टाफ वहाँ पर गए। वहाँ पर आरोपी वहाँ से निकल गए थे। हमने तुरंत जख्मी को थाने में लाए, उसको मेडिकल को भेजे। मेडिकल को भेजने के बाद में वो बयान देने के स्थिति में नहीं था, इसलिए उसके भाई की हमने रिपोर्ट ली, FIR दाखिल किया। आरोपी का हमने शोध लिया, आरोपी को बुलाने के बाद में हमने सीसीटीवी फुटेज चेक किए। सीसीटीवी फुटेज में ऐसा देखा कि जो पॉइंट पे उनका झगड़ा हुआ था वो झगड़ा उनकी गाड़ी गिरने से हुआ है और एक हाथ से वो गाड़ी चला रहा था और डर जाने से अर्जेंट ब्रेक लगाने से वो जगह पे गिर गया। उसके बाद में उसको ये
डाउट हो गया, कन्फ्यूजन हो गया कि इसकी वजह से मैं गिर गया, इसीलिए उसको वहाँ बुलाया। और रिजवान नाम का लड़का ये भी समझदारी से वहाँ आया और आने के बाद में उसको इन्होंने दोनों भाई ने मारपीट चालू किया। ये मामले में हमने ऑफेंस रजिस्टर कर लिया है, दोनों आरोपी को हमने अटक कर लिया है और तपास इसका अभी जारी है। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज़ के साथ। नमस्कार। पल्स 24 न्यूज, ताकि सच जिंदा रहे। पल्स 24 न्यूज, ताकि सच जिंदा रहे। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।